Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome to GK Today channel. I am Arzu Kakkad and I'll be taking this today's session. So Nuzhat ma'am is on leave, तो उनके behalf पे for a week I'll be taking the session and moving forward इस session के अंदर you will be getting some terms in news जिन्हें हम discuss करेंगे and after covering terms in news I'll be moving forward with certain MCQs जिन्हें आप और हम मिलकर solve करेंगे. इसी के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन कि अगर आप ऐसे और एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो तो आपको जीके टुडे के एकेडमिक ऐप के ऊपर एप्लीकेशन पे जो करंट अफेयर सीरीज चल रही है जिसमें 20 एमसीक्यूज होते हैं आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं. विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम सेशन को स्टार्ट करती हूँ. तो पहली जो आप देख सकते हैं जो आपके सामने आप नजर आ रही होगी स्कीम है नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम. तो इस स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जान लेते हैं. ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है तो ये स्कीम लॉन्च करी गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टू बूस्ट द टूरिज्म सेक्टर. नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई और इसको इंप्लीमेंट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की है. स्पेसिफिक एरियाज पे फोकस दिया जाता है लाइक वाटर सप्लाई, लाइक पावर, लाइक कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन. और इस स्कीम के अंदर आपको एक चीज जो और याद रखनी है कि फाइनेंशियल एड दिया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. राइट, तो आगे चलती हूं. इसी के साथ अगली स्कीम पर चलते हैं, अगले टर्म पे चलते हैं. न्यूज में आपको एक ये टर्म बहुत दिख रहा होगा ज्ञानपीठ अवार्ड. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल इससे पूछे जा सकते हैं और हर एक पहलू को देखते हैं और कवर करते हैं. तो ये अवार्ड जो है ना ये ओल्डेस्ट और हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. और ये हर साल ये जो वर्ड्स मैं बोल रही हूं एक एक चीज इंपॉर्टेंट है. एनुअली इट इज बीइंग कन्फर्ड और कौन देता है? बाय भारतीय ज्ञानपीठ, एक लिटरेरी आप बोल सकते हैं और एक लिटरेरी एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू दिल्ली के अंदर है. और जो भी ऑथर्स हैं उनको ये रिकॉग्नाइज करती है जिनका एक आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स लिटरेचर. ठीक है, तो इट इज ओनली बेस्टोर्ड ऑन इंडियन राइटर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. ये सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन राइटर्स हैं उनको दिया जाता है फॉर देयर वर्क इंडियन लैंग्वेजेस में, जो कि लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल में भी है उनको भी इंक्लूड किया जाता है. और साथ ही साथ ध्यान रखना इवन इन इंग्लिश इंपॉर्टेंट है. दो नाम आपके सामने रख रही हूं, एक है असमीज पोइट और एक है कॉन्कन नॉवेलिस्ट जिनसे क्वेश्चन आ सकता है. असमीज पोइट है नीलमणि फुकन जिन्होंने 56 ज्ञानपीठ अवार्ड जो है उनको मिला. और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है एक और नाम दामोदर मौजो. ये जो है इनको 57th ये अवार्ड जो है उससे बेसिकली इन्हें दिया गया और ये कॉन्कन नॉवेलिस्ट हैं, ध्यान में रखना. एंड दिस इज द सेकेंड टाइम दैट अ कॉन्कनी राइटर रिसीव दिस अवार्ड. तो ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि किसी कॉन्कनी राइटर को ये अवार्ड दिया जा रहा है. अवार्ड कि कौन देता है, कहां पर बेस्ड है, एंड सिर्फ इंडियन राइटर्स को दिया जाता है. एक एसएमएस पोएट को 56 अवार्ड किसको मिला, 57th अवार्ड किसको मिला, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, डू रिमेंबर दैट. ठीक है, आगे चलती हूं. इसी के साथ अगला देखते हैं जो टर्म न्यूज में रही, दैट इज राष्ट्रीय जल जीवन कोष. तो ये लॉन्च हुई 2019 में. इसका मेन पर्पस ही यही था कि हर घर जो पानी मिलता है ना, जो पानी पीते हैं हम, जो टैप से पानी आता है तो वो साफ आए, टू प्रोवाइड क्लीन टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री. ठीक है, तो इसको RJJK अगर ये लिखा हुआ है तो आप ये देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय जल जीवन कोष ही है. ये बेसिकली इट इज रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसे रजिस्टर किया गया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, जल शक्ति मिनिस्ट्री इसका नाम है. और साथ ही साथ आपको ये कुछ ध्यान में रखना है, एज ऑन December 6th 2021 a total of rupees 43,554 was received as a contribution to राष्ट्रीय जल जीवन कोष. तो बेसिकली 2019 में लॉन्च हुई एम है क्लीन टैप वाटर के लिए और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर. राइट, आगे चलते हैं, अगली स्कीम देखते हैं, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट. तो बेसिकली ये जो स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और लॉन्च करी गई 1974-75 में.
पर्पस ये है, जो एक जगह का बेसिकली क्या होता है, इरिगेशन पोटेंशियल है कि कोई वहां पर इतना इरिगेशन पोटेंशियल इसमें है, लेकिन आप उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हो ये अलग बात है। आप में पोटेंशियल होगा, लेकिन आप अपने पोटेंशियल को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो, ये भी तो एक गैप हो जाता है ना। उस गैप को ब्रिज करना है, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। और 2015-16 के अंदर इस स्कीम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ बेसिकली उसके अंदर ला दिया गया। मेन पर्पस क्या है, टू इम्प्रूव द फार्म प्रोडक्टिविटी और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ये इंश्योर करना, राइट। ओके, आगे चलती हूं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कभी कभी कुछ प्रोग्राम उनके नाम से ही पता चल जाते हैं। ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो पहले मिनिस्ट्री देख लेते हैं। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जो इसको इंप्लीमेंट करेगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि फाइनेंशियल एड भी दिया जा रहा है बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक भी एसोसिएटेड है जो फाइनेंशियल एड देगा, और 70% आप बोल सकते हो एडीबी कंट्रीब्यूट करेगा। जो भी कॉस्ट होगी उसका 70% जो है इट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक एज अ लोन टू द इंडियन गवर्नमेंट, राइट। तो इसी के साथ आगे चलती हूं। कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिसके अंदर ये इंप्लीमेंट होगी स्कीम, तो वो ध्यान में रख लो। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस, अगरतला, एजवाल, गैंगटॉक, कोहिमा, तो ये कुछ एरियाज हैं, कैपिटल सिटीज हैं जहां पे ये इंप्लीमेंट होगी। बेसिकली कवर क्या करेगी, वाटर सप्लाई, सीवेज, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, और उस जगह के कुछ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, वहां की इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट। तो चलो आगे चलते हैं। IMO अवार्ड फॉर द एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी, तो इससे क्या जानना है। सबसे पहले तो ये अवार्ड कब दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है, हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। हाँ, तो इट इज कन्फर्ड एनुअली, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको साथ साथ ही याद करते चलो। सो इट इज कन्फर्ड एनुअली। IMO मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो इट इज कन्फर्ड एनुअली बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन किस लिए दिया जाता है, ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी। जब आप समुद्र में कुछ अलग सी ब्रेवरी दिखा रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब आप एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को रिस्क में रखते हुए, कोई आप बोल सकते हो कोई और सामने पर्सन है उसकी जान खतरे में है, तो एक एक्सेप्शनल ब्रेवरी दिखाता है और सामने वाली की लाइफ को बचाता है, और साथ ही साथ अटेम्प्ट करता है टू प्रिवेंट और मिटिगेट द डैमेज टू द मेराइन एनवायरनमेंट। तो ऐसे जो भी खास लोग होते हैं उनको IMO अवार्ड दिया जाता है, हर साल दिया जाता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। IMO की बात करूं तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है जो शिप्स में आप बोल सकते हो जो मेराइन पॉल्यूशन होता है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन होता है, शिपिंग की सिक्योरिटी, सेफ्टी, इन सब के लिए काम करती है, राइट। तो आगे चलूं, फाइन। तो आगे देखते हैं Mi-17V5, ये क्या है। ये एक तस्वीर देख रहे हो, ये एक रशियन मेड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। नाम ध्यान में रखना, ऐसी टर्म आपसे सीधा सीधा न्यूज में पूछी जाएगी और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ये टर्म किससे एसोसिएटेड है, रशियन हेलीकॉप्टर या कोई और हेलीकॉप्टर, तो उसके 4 ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। रशियन मेड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है और इट इज वन ऑफ द, आप बोल सकते हो मोस्ट मॉडर्न मॉडिफिकेशंस जो हेलीकॉप्टर सीरीज की है उसमें से एक है। और ये हेलीकॉप्टर बेसिकली एडवर्स वेदर कंडीशंस में भी और कोई ऐसी साइट्स जो अनप्रिपेयर्ड हो, रात के टाइम पे हो, वहां पर भी लैंड कर सकता है। और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है इसकी मैक्सिमम स्पीड और इसकी क्रूज स्पीड। मैक्सिमम स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर और क्रूज स्पीड है 230 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रहेगी। तो टर्म ध्यान में रखना, हेलीकॉप्टर है, रशियन हेलीकॉप्टर है और इवन एडवर्स वेदर कंडीशंस में भी इट कैन लैंड, और इसकी स्पीड जो है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो जी आगे चलें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, तो ये स्कीम किस लिए है, ये स्कीम है जो चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया के अंदर डिक्लाइन हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए, गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय स्टेट्स विद 100% सेंट्रल असिस्टेंस। मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, तो ये ट्राई मिनिस्ट्रियल स्कीम है। ट्राई मिनिस्ट्रियल मतलब
तीन स्कीम्स इसके साथ, तीन मिनिस्ट्रीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो नोडल मिनिस्ट्री रहेगी, और साथ ही साथ दो और मिनिस्ट्रीज हैं जिनका नाम ध्यान में रखना, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और एजुकेशन की। तो दो मिनिस्ट्रीज हो गई, तीन हो गई, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री, राइट। स्कीम का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एम क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, और कैसे इंप्लीमेंट होगी ये भी बता दिया। चलो जी आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल है। बिल का नाम देख लो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल। तो नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन ध्यान रह जाएगा, बहुत ही इजी सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च बिल। तो इसके अंदर है क्या, सिंपल से टर्म्स में बताती हूँ कि ये बिल क्या करेगा। ये बिल कहता है कि जो आप देख सकते हो स्टेटस प्रोवाइड करना, जो फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना। तो देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जिनको आप ये स्टेटस दे दोगे कि ये इंस्टीट्यूट है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। किसको दोगे? टू 6 more इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो उसमें कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स, जो 6 जगहें बता रखी है ना, 6 more इंस्टीट्यूट्स। तो कौन सी 6 जगहें, ये अब आपको याद में रखनी है। अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, रायबरेली, ये इंस्टीट्यूट्स जो यहाँ पर हैं, इनको बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस दिया जाएगा। एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी। ये एडवाइजरी काउंसिल इन इंस्टीट्यूट्स के लिए जो बनाई जाएगी, ये एक सेंट्रल बॉडी की तरह काम करेगी। इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस है कि जब आप एक काउंसिल बना रहे हो तो अलग अलग जगहों पर अगर कुछ हो रहा है तो प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट हो। किसके अंदर? फार्मास्यूटिकल बिल है तो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, उसकी रिसर्च, प्रॉपर मेंटेनेंस, और जो पेटेंट्स हैं इंडिया में उनको इंक्रीज करना, स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करना, इसलिए ये बिल जो है वो लाया गया है, राइट। तो आगे चलो, तो ये देख सकते हो तस्वीर, NIPER, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलती हूं। अगला एक मेडल है जो टर्म न्यूज में रही, दैट इज रॉयल गोल्ड मेडल। ये मेडल हाईएस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑनर है। ध्यान रखना कौन सी फील्ड में? आर्किटेक्चर की फील्ड में। ये इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर की फील्ड में है। 1848 में एस्टेब्लिश किया गया, और ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है। किसके द्वारा? बाय रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। और 2022 में ये अवार्ड किसको दिया जाएगा? अहमदाबाद बेस्ड, नाम ध्यान में रखना है, बालकृष्ण दोषी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किनको रॉयल गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। बालकृष्ण दोषी, इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इनके करियर में पिछले यू कैन से 7 डिकेड्स में इन्होंने कम से कम भी 100 प्रोजेक्ट्स को बिल्ड किया है अक्रॉस इंडिया। रॉयल गोल्ड मेडल एनुअली दिया जाएगा, 1848 में एस्टैब्लिश हुआ। किसको दिया जा रहा है 2022 में, और किसने बेसिकली ये कौन देता है? बाय रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स, ठीक है। कॉमेट लियोनार्ड। अब ये कॉमेट लियोनार्ड क्या है, एक बार ना इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। अगर आपको पता हो, जब हमारे प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं तो कुछ जो बच जाते हैं, जैसे रॉक्स और डस्ट पार्टिकल्स, तो ऐसे जो रॉक्स और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं सोलर सिस्टम के अराउंड, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट मिलेगी जहां पर आपको एस्टेरॉइड्स देखने को मिलेंगे। कुछ रॉकी सब्सटेंसेस होते हैं, राइट। तो इनसे कुछ रॉकी सब्सटेंसेस, जब ऊपर सोलर सिस्टम की बात कर रही हूं, जब अलग हो जाते हैं तो उनको मीटेरॉइड्स बोला जाता है। और जब ये मीटेरॉइड्स एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं अर्थ की, तो इन्हें मिटियोर बोला जाता है। मतलब अभी आप बोल सकते हो कि अर्थ पे नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ एटमॉस्फेयर में हैं, तो इन्हें मिटियोर बोला जाएगा, और फ्रिक्शन के थ्रू ये वहीं जल जाते हैं। लेकिन अगर ये अर्थ पर आ गए तो इन्हें मिटियोराइट बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही होते हैं कॉमेट। अब कॉमेट क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट तो आप देख रहे हो मार्स और जुपिटर के बीच में है। कॉमेट जो है वो एस्टेरॉइड में नहीं मिलते हैं, ये कुछ वैसे ही डस्क आप बोल सकते हो, डस्क, रॉकी और आइस पार्टिकल्स आप बोल सकते हो। कुछ आइस पार्टिकल्स हैं जो क्यूपर बेल्ट जो है उसके और थोड़ा सोलर सिस्टम के बाहर देखने को मिलते हैं। तो अब ये क्यों न्यूज में है ये टर्म? क्योंकि ये कॉमेट लियोनार्ड जो है, जिसको डिस्कवर किया गया है, नाम देख लो इसका, C2021A1 कॉमेट। ये बोला जा रहा है कि ये अर्थ को अप्रोच करेगा आफ्टर 35,000 ईयर्स, और दो इट इज गोइंग टू बी क्लोजेस्ट टू द अर्थ, डेट 12 दिसंबर की, और ये विजिबल भी होगा इस मंथ में। तो अगर मैं इसके फार्देस्ट पॉइंट की बात करूं, सन से कितनी दूरी पर है, तो 3700 AU इतनी दूरी पर ये है, और इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है दैट इज
80,000 ईयर्स। ठीक है, नाम ध्यान रखना, कॉमेट लियोनार्ड। फाइन, चलो जी आगे चलें। अगली एक रिपोर्ट है रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2021। तो ये रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है, वेरियस यूनाइटेड नेशन एजेंसीज हैं वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती हैं, और ये रिपोर्ट डील करती है जो लेटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन है, आप LAC रीजन बोल सकते हो उसको, वहां पर जो हंगर जिस प्रिविलेंस पे अपने चल रही है उसको ये बेसिकली देखता है। और ये इस रिपोर्ट का ये कहना है LAC रीजन में जो हंगर है इट हैज रीच्ड 9.1% लास्ट ईयर एंड इट इज हाईएस्ट, पिछले 15 सालों की बात करूं तो उसमें ये सबसे ज्यादा है। और ये LAC रीजन जो है ये 30 से कुछ ज्यादा कंट्रीज को कवर करता है। इसमें ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज ये सब आ जाती है। फाइन, चलो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, तो इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है और इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जो है ये हेल्थ सिक्योरिटी, ग्लोबली हेल्थ सिक्योरिटी कैपेबिलिटी को असेस करता है। इंपॉर्टेंट है 195 कंट्रीज इसमें रहती हैं, तो जिनको ये असेस करता है इंडेक्स, और ये प्रिपेयर्ड किया जाता है, कुछ नाम देख लो, जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इंपॉर्टेंट, ये वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और ये ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर मैं बात करूं इस इंडेक्स स्कोर की, इट इज स्लिप टू 38.9% 2021 में, और 2021 में इस इंडेक्स के हिसाब से कोई भी कंट्री, देयर इज नो कंट्री जिसने स्कोर किया हो टॉप टीयर रैंक्स का, और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसने स्कोर किया हो अबव 75.9। तो ये है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। अगले बात करती हूं, एक बिल है प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल। पूछा जाए कहां पर लाया गया है, झारखंड में लाया गया है, और ये बेसिकली झारखंड की स्टेट असेंबली में क्यों लाया गया, ये लाया गया है जो मॉब असॉल्ट होते हैं, जो लिंचिंग होती है उसको प्रिवेंट किया जा सके। और ये देखा गया है कि जो ट्राइबल स्टेट्स हैं और ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा नंबर पर ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल स्टेट्स में कुछ पास्ट ईयर्स में हो रहे हैं, तो उसी के चलते ये बिल कहता है कि कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी फॉर दोज जो लिंचिंग कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की, और प्रॉपर यहाँ पे प्रोविजंस भी हैं इम्प्रिजनमेंट के फॉर इंजरिंग अ पर्सन, और कुछ पेनल्टीज भी दी जाएंगी। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ फाइन है नॉट लेस देन 10 लाख। अगर विक्टिम डाइड, अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है तो यहां पर फाइन लगेगा, 10 लाख से ऊपर का फाइन लगेगा, 10 लाख से नीचे का बिल्कुल नहीं लगेगा लिंचिंग की वजह से अगर विक्टिम डाइड। लेकिन अगर विक्टिम को हर्ट होता है, विक्टिम डाइड नहीं है, तो इस प्रोविजन के अंदर बोला गया है इंप्रिजनमेंट होगी, जेल होगी 3 साल की, और एक फाइन भी लगेगा 1 लाख से कम का नहीं होगा, मोर देन 1 लाख। तो ये प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल के कुछ प्रोविजंस हैं। ठीक है, एक और टर्म है न्यूज में अगर पूछ लिया जाए, सेतु पथकरम, तो ये एक 100-day ब्रिज कोर्स इंट्रोड्यूस्ड बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो ये ध्यान में रखना बच्चे, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है वो इसको लेकर आई है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। 100 डे का ब्रिज कोर्स है। अब जैसे ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है तो कुछ बच्चों का कंसेप्ट रह जाते हैं, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, तो इस इनिशिएटिव के अंदर से स्टूडेंट्स को हेल्प किया जाएगा ताकि वो कॉन्फिडेंट फील करें। न्यू क्लास में प्रमोट करने से पहले उन्हें कुछ सब्जेक्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, वो अपने गैप्स को पूरा कर पाएं जो कि रह गए थे ड्यूरिंग दी ऑनलाइन क्लासेस। तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन द न्यू एकेडमिक सेशन, जनवरी से शुरू होगा एंड इट विल बी अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स जो हर क्लास से रहेंगे। ठीक है जी, तो यहां पर आपकी टर्म्स इन न्यूज हो जाती हैं। आई होप आप इनको अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेंगे, जहां पर मैंने हर एक न्यूज आपके साथ शेयर कर दी है विद द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उससे एसोसिएटेड हैं। मूविंग फॉरवर्ड कुछ MCQs हैं, चलो मिलकर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या इनके राइट आंसर्स होंगे। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हु वॉज Google's most searched for personality in India in 2021? तो Google's most searched personality नीरज चोपड़ा इसका आंसर है। नीरज चोपड़ा ऑप्शन ए, ये Google की most searched personality है। और अगर मैं आपसे कहूं कि जो टॉप 5 most searched सब्जेक्ट्स जो सर्च किए गए गूगल पे, उनके बारे में अगर बात करूं तो एक लिस्ट दे देती हूं। पहला अगर आप ध्यान रखेंगे तो ICC T20 वर्ल्ड कप, और फिर उसके बाद सेकंड बात करूं तो जो IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, थर्ड बात करूं जो है तो वो कोविन को सर्च किया गया, और फोर्थ बात करूं तो यूरो कप, एंड फिफ्थ इज टोक्यो ओलंपिक्स। तो ये 5 जो सर्च प्रोजेक्ट्स हैं जिनको सर्च किया गया, एंड रेस्ट नीरज चोपड़ा जो मोर सर्च पर्सनालिटी हैं, ये इनकी तस्वीर है, देखा होगा आपने। तो अगले सवाल पे चलती हूं,
हाँ, तो ये बिल तो अभी मैंने डिस्कस किया है ना आपसे। आई होप अब आपने ध्यान से सुना हो, वो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके पास, पढ़ देती हूँ। NIPER अमेंडमेंट बिल रिसेंटली पास्ड इन द पार्लियामेंट सीक्स टू अकॉर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। बताया था ना कि नेशनल इंपॉर्टेंस, जो ये बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये स्टेटस दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पेट्रोलियम रिसर्च, फिजिकल एजुकेशन, फिलोसफिकल रिसर्च। बिल्कुल इजी सा और सिंपल सा आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये अभी हमने डिस्कस किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मैंने आपको अभी बताया था कि 6 मोर इंस्टीट्यूट्स, 6 और इंस्टीट्यूट्स को दिया जाएगा, जो कि मैंने 6 प्लेसेस आपको बताई थी। 6 प्लेसेस बताई है ना, कौन कौन सी हैं वो 6 प्लेसेस? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिख के जरूर बताना, ठीक है। तो बताया भी था कि कुछ एडवाइजरी काउंसिल वो भी सेटअप करी जाएंगी, जो कि हेल्प करेंगी कोऑर्डिनेट करने में, पेटेंट्स इंक्रीज करने में, स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करने में। आपके लिए होमवर्क है चैट से कमेंट सेक्शन में जो 6 मोर इंस्टीट्यूट्स कौन सी जगह से हैं, उन प्लेसेस के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, राइट। चलो आगे चलती हूँ। ग्राम उजाला प्रोग्राम, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राम उजाला प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ग्राम उजाला प्रोग्राम एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, और इसके अंदर क्या है कि ये जो एलईडी बल्ब देख रहे हो, ये एलईडी बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एट सब्सिडाइज रेट। आप बोल सकते हो कि 10 रुपए में, आप बोल सकते हो कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 2500 विलेजेस जो हैं इन द डिस्ट्रिक्ट्स, 5 स्टेट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये 5 स्टेट्स कौन सी हैं, इनके नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ग्राम उजाला प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, जहां पर जो एलईडी बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एट 10 रुपीज सब्सिडाइज रेट इन 5 स्टेट्स। तो ये 5 स्टेट्स के नाम डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चलो मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? कहां पे है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर? ये तो पता होना चाहिए क्योंकि ये इंडिया इनिशिएटेड है ना। इंडिया इनिशिएटेड है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें 124 कंट्रीज हैं। और अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो तो 4th जनरल असेंबली ISA की हुई थी अक्टूबर के अंदर, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसको ग्रांट किया ऑब्जर्वर स्टेटस। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस अगर इंडिया इनिशिएटेड है तो ये कहाँ होगा? न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, कोलंबो, मॉस्को। तो राइट आंसर इज गुरुग्राम, ध्यान में रखना। क्लियर? चलो जी आगे चलती हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे 2021? तो ह्यूमन राइट्स डे 2021 का थीम क्या है? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, द ABCs ऑफ LGBTQ, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, एंड एडवोकेट्स टॉर्च बियरर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स डे का थीम था ऑप्शन ए, इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। आप मुझे होप चैट सेक्शन में बताओगे कि ह्यूमन राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। चलो एक हिंट देती हूँ, दिसंबर, अभी दिसंबर के महीने में ही इस दिन को बनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे को। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1948 में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसको अडॉप्ट किया था, तो ये सेलिब्रेट होता है दिसंबर में होता है। दिसंबर की कौन सी डेट है? कमेंट सेक्शन में आप सबके आंसर्स मेरे तक पहुंच जाने चाहिए। और ह्यूमन राइट्स डे ऑब्वियसली जो ह्यूमन राइट्स हैं और फॉर द वेल बीइंग, और साथ ही साथ आपके राइट्स जो रहते हैं, चाहे वो कल्चरल राइट्स हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो अवेयरनेस हो, चाहे आपके वेलफेयर की बात हो, उसको लेकर आता है, राइट। होमवर्क याद है ना? अभी तक कितने होमवर्क दे चुकी हूँ? 3 होमवर्क हैं। तो ये दिसंबर में कौन सी डेट है दिसंबर जिस दिन ह्यूमन राइट्स डे होता है? चैट कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। चलो, विच कंट्री हैज रिटेन्ड इट्स टॉप स्पॉट ऑन द लेटेस्ट वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट? तो कौन सी कंट्री वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट पे आप बोल सकते हो कि इसने टॉप स्पॉट लिया है? USA, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और रशिया। तो बेसिकली इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है स्विट्जरलैंड, जिसने टॉप पोजीशन लिया है। और ये रिपोर्ट हर साल बेसिकली पब्लिश करी जाती है। कौन करता है? IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
IMD वर्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर, पार्डन मी प्लीज अगर राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो मैं साथ साथ बोल रही हूं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख सकते हैं। एनुअली ये रिपोर्ट आती है, IMD वर्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर इस रिपोर्ट के को लाता है, और साथ ही साथ ध्यान में रखना 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे ये रिपोर्ट आती है। 3 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं वो एक बार देख लो। पहला है इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। 3 पैरामीटर्स कौन से हैं, 3 P's इस रिपोर्ट को लाने के लिए। पहला है इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, फाइन, ध्यान रहेगा, याद रख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। सेकंड है अपील। अपील मतलब आप वहां पे लोकल और जो फॉरेन टैलेंट है उसको कितना अट्रैक्ट कर पाते हो ताकि वो आपकी कंट्री में आए, विजिट करें। और थर्ड है रेडीनेस। रेडीनेस मतलब उस कंट्री में क्वालिटी ऑफ स्किल कैसी है। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं। एनुअली रिपोर्ट आती है, बाय होम ये भी मैंने आपको बता दिया, और अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड ने टॉप स्पॉट लिया है। ठीक है जी, चलो आगे चलें। विच कंट्री इज सेट टू बैन द सेल ऑफ टोबैको टू इट्स नेक्स्ट जनरेशन, की उनका ये कहना है कि उस कंट्री में टोबैको को बैन किया जाएगा, आने वाले टाइम में टोबैको नहीं हो तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बैन किया जाएगा, सेल हो जो टोबैको की है। कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इंडिया। तो राइट आंसर इज न्यूजीलैंड। से नो टू स्मोकिंग, है ना। तो ध्यान रखना, न्यूजीलैंड इज द कंट्री जिसने ये सेट किया है कि वो टोबैको को बैन करेगी। एंड मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन देवी शक्ति एक ऑपरेशन है ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, इज एसोसिएटेड विद इवैक्यूएटिंग पीपल फ्रॉम विच कंट्री। कुछ चीजें ना हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें आंसर नहीं पता तो अभी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि अभी रिसेंटली लोगों को कहाँ से इवैक्यूएट किया गया था। अगर ध्यान हो तो अफगानिस्तान से इवैक्यूएट किया था लोगों को। तो ये एक ऑपरेशन था इंडियन आर्म फोर्सेस का, जिसमें 10 इंडियंस थे, 94 अफगान्स थे। 10 इंडियंस थे, 94 अफगान थे, और साथ ही साथ आप बोल सकते हो अफगान हिंदू सिख माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो भी थी। तो ये ऑपरेशन देवी शक्ति में क्या हुआ, इवैक्यूएट किया बाय इंडियन आर्म फोर्सेस पीपल को, कौन सी कंट्री के, अफगानिस्तान के। चलो जी आगे चलूं, अगला क्वेश्चन है कॉन्वोक 2021-2022। ये एक नेशनल लेवल सिंपोजियम है, लॉन्च किया गया है बाय विच इंस्टीट्यूशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आंसर क्या है, कॉन्वोक 2021-2022 नीति आयोग के साथ साथ भारती फाउंडेशन जो है उसके पार्टनरशिप में ये नेशनल लेवल सिंपोजियम लॉन्च किया गया। पर्पस ये है कि जो हमारे टीचर्स हैं, जो आप बोल सकते हो हेड हैं स्कूल के, उनको ये बताना, और ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि वो अपनी जो आप बोल सकते हो जो रिसर्च है और जो साइंटिफिक अप्रोच है आउटकम्स में वो लेकर आए और लर्निंग आउटकम्स को और ज़्यादा इंक्रीज करें। तो बेसिकली रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशंस की बात करी जा रही है। ठीक है, रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन होने चाहिए और साथ ही साथ एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर आओ, इसकी बात हो रही है। तो ये कॉन्वोक 2021-2022 ये हुई नीति आयोग और साथ ही साथ भारती फाउंडेशन के पार्टनरशिप में। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन हैज बिकम द थर्ड वुमेन टू रिसीव 2021 DST ICTP IMU रामानुजन प्राइज। तो मैं इसका आंसर बताती हूँ, इसका आंसर है नीना गुप्ता, एक मैथमेटिशियन है। इनकी तस्वीर दिखाती हूँ पहले आपको। ये है नीना गुप्ता, एक मैथमेटिशियन, और ये वैसी मैथमेटिशियन है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है किसमें, एल्जेब्रिक ज्योमेट्री एंड कॉम्यूटेटिव एल्जेब्रा। एल्जेब्रिक ज्योमेट्री एंड कॉम्यूटेटिव एल्जेब्रा, तो ये ध्यान में रखना। ये थर्ड वुमेन है सिंस 2005 जिन्हें ये अवार्ड मिला गया है। कहाँ कंट्रीब्यूट किया, इन 2 डोमेन्स में। और ये एक ऐसा अवार्ड है जो मैथमेटिशियंस हैं ये उनको रिकॉग्नाइज करता है, और साथ ही साथ ये जो अवार्ड देता है किनको, जिनकी एज लेस देन 45 होनी चाहिए। ठीक है, लेस देन 45 एज हो, मैथमेटिशियंस को रिकॉग्नाइज करता है। नीना गुप्ता जी को मिला है, ये एक मैथमेटिशियन है और साथ ही साथ ये थर्ड वुमेन है सिंस 2005 जिनको अभी अवार्ड मिल रहा है, और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया कॉम्यूटेटिव एल्जेब्रा और एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में।
तो विद दिस आपके टर्म्स इन न्यूज़ और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो चुके हैं और आपको अपना होमवर्क भी याद होगा। एंड आज के सेशन के लिए इतना ही। आई आरजू कक्कड़ विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, गुड विशेस, टेक केयर, थैंक यू।